हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं विटामिन B7 यानी कि बायोटिन, जिसका नाम आपका विटामिन एच भी आप लोग देखते हैं। 1931 में जॉर्जी ने उसे विटामिन एच नाम से वर्णित किया है, तो इसलिए इसका नाम विटामिन एच भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। लेकिन हाँ, इसके पहले कुछ साथी हमारे गए थे दुकान पे क्विज बैंक लेने के लिए, तो क्विज बैंक समाप्त हो गया था, लेकिन पुनः वहाँ पे क्विज बैंक आपका उपलब्ध हो चुका है। आपका होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट एक्सटेंशन एजुकेशन का क्विज बैंक आपके अक्षित स्टेशनरी पार्थ एजुकेशन के ठीक सामने उपलब्ध है। आप लोग पुनः वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि न्यूट्रिशन साइंस को लेकर के कुछ बैंक देने के लिए, तो कुछ हेल्थ इशू की वजह से आपका अधूरा रह गया, और जिसमें कि मैंने बनाने का प्रयास किया और विटामिन तक उसको बनाया हूं, और उसको मैं मुद्रित ना करवा करके, बल्कि जो लोग भी चाहते हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच गया होगा, नहीं तो बाय कांटेक्ट हमसे PDF के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए देखिए, हम बात करते हैं बायोटिन यानी कि विटामिन B7 के बारे में। आपको पता है कि इसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। कभी काल आपसे पूछ लेता है कि विटामिन एच कौन सी है, विटामिन एच के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। अब हम जब बात करते हैं विटामिन B7 बायोटिन की बात करते हैं, तो इसकी जो खोज हुई थी कब की गई थी? 1927 में। 1927 में बोयस नामक एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया। और कब किया? 1927 में। इन्होंने देखा कि जो घाव है, आपके मांसपेशियों में असंतुलन है, डर्मेटाइटिस है, इसको ठीक करने में आपका अंडे की जर्दी, यकृत, खमीर आदि का प्रयोग करके इन सारी समस्याओं को ठीक किया। सारी समस्याएं कौन सी थी? आपकी मांसपेशियों में ऐंठन, डर्मेटाइटिस और आपके घाव। तो इन्होंने बताया कि जो आपका यकृत है, अंडे की जर्दी है, इन सब में एक फैक्टर पाया जाता है, एक तत्व तो पाया जाता है, जिसके माध्यम से, जिसके कारण ये सारे के सारे रोग, जैसे कि आपका घाव का भरना, मांसपेशियों में असंतुलन, डर्मेटाइटिस, ये जो समस्याएं हैं, ये जो है आसानी से ठीक हो जाती हैं। और इसी को इन्होंने बताया, बोयस ने बताया। कब खोज की? 1927 में। किसने बताया? बोयस ने बताया। और क्या बताया कि जो अंडे की जर्दी है, जो आपका यकृत है, खमीर है, इसमें एक तत्व है जो आपके डर्मेटाइटिस, मांसपेशियों के असंतुलन और इसके साथ साथ घाव को भरने में सहायक है। अब यहाँ पे एक आप लोगों का बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब हम अंडे की बात करते हैं, जब हम अंडे में जर्दी की बात करते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जब आप लोग अंडा पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक आपका सफ़ेद भाग हुआ करता है, एक आपका पीला भाग हुआ करता है। तो सफ़ेद भाग को जर्दी कहते हैं कि पीले भाग को जर्दी कहते हैं? आप लोग देखते हैं कि जो सफ़ेद, उसका जो येलो भाग हुआ करता है, यह विटामिन से परिपूर्ण हुआ करता है, और इसमें पूर्ण विटामिन पाया जाता है। पूर्ण विटामिन नहीं बल्कि पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। और यही जो है एक बच्चे को जन्म देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका येलो भाग ही। यहीं से जाइगोट का बनना और सारी चीज़ें, यानी कि भ्रूण का डेवलप होने का कार्य जो होता है, इसी येलोइस्ट भाग से हुआ करता है, और यह महत्वपूर्ण प्रोटीन से परिपूर्ण हुआ करता है। तो जो आपका जर्दी की बात आती है, तो आपके अंडे में जर्दी की बात करते हैं, तो आपके अंडे में जो जर्दी कहा जाता है, इसी आपके येलोइस्ट भाग को ही अंडे की जर्दी के नाम से जाना जाता है। और इसमें काफ़ी मात्रा में फैट पाया जाता है। इसी कारण है कि जो लोग जिम को ज्वाइन करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा मोटापा ना बढ़े, हमको प्रोटीन मिल जाए, तो आप लोग देखते होंगे कि इसी पीले भाग को अलग कर देते हैं। और यहाँ पे जब बायोटिन की बात हो ही रही है, तो अभी हम कच्चे अंडे की बात करेंगे, उपयोग कहाँ पे पाया जाएगा वहाँ पे बात करेंगे। तो आपको बताएंगे, आपको दो तत्व मिलेगा, आपका एक मिलेगा एविडीन और एक आपका मिलेगा बायोटिन। वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। आपको आगे देखिए, अब देखिए, ये जो आपके भोज्य पदार्थ थे, यानी कि यकृत, खमीर, कच्चे अंडे की जर्दी थी, इन भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व को आपका एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर के नाम से जाना जाता है।
एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो एक कारक पाया गया जो कि आपके डर्मेटाइटिस को ठीक करने, आपके घाव को ठीक करने और आपके मांसपेशियों में असंतुलन को ठीक करने में सहायक था। यही कारण है कि ये जो आपके उपरोक्त खाद्य पदार्थ हैं, इन उपरोक्त खाद्य पदार्थों को में पाए जाने वाले तत्वों को एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। 1931 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉर्जी ने आपका जो विटामिन B7 था यानी कि बायोटिन था, उसे विटामिन H के रूप में वर्णित किया था। तो विशेष रूप से आपको डेट याद रखना है, 2 डेट याद रखना है। एक आपको याद रखना 1927, एक आपको याद रखना 1931। 1927 की बात होगी तो इसका संबंध बोयस से है, खोज इन्होंने किया था विटामिन B7 यानी कि बायोटिन का। लेकिन 1931 की बात आती है तो यहाँ पर 1931 से संबंध जॉर्जी का है, जिन्होंने जो है उसे विटामिन H से वर्णित किया। विटामिन B7 यानी कि बायोटिन जल व एल्कोहल में घुलनशील हुआ करता है, जल व एल्कोहल में घुलनशील। लेकिन वहीं पर आपके ईथर एसिटिलीन की बात करें, क्लोरोफार्म की बात करें तो वहां पर यह अघुलनशील हुआ करता है। इसके साथ ही साथ जो आपका बायोटिन हुआ करता है यह गर्म जल में, यदि वाटर आपका गर्म हो तो उसमें तीव्र तेजी से घुल जाता है, लेकिन वहीं पर ठंडे पानी में यह उतना तेजी से घुलता नहीं है, अर्थात यह वहाँ पे कम घुलनशील हुआ करता है ठंडे जल में। जबकि वहीं पर गर्म जल की बात करें तो यह पूर्ण घुलनशील, बल्कि जो इसके घुलने का समय होता है यह काफ़ी कम हो जाता है। आपका जो विटामिन बी यानी कि बायोटिन है आपका ताप के प्रति स्थिर रंगहीन यौगिक है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आपका जो यौगिक है जो बायोटिन है यह जो है रंगहीन यौगिक है, इसका कोई कलर नहीं है। जैसा कि आप लोग पिछली विटामिन में देखा कि राइबोफ्लेविन को देखा तो वहां पे आपको पता था जो फ्लेविन है आपका येलो ग्रुप से आया हुआ है जो कि इसको पीला रंग प्रदान करता है, लेकिन आपका बायोटिन में कोई भी प्रकार का आपका कलर नहीं है, बल्कि एक रंगहीन आपका यौगिक है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो आपको पता है कि यह चर्म रोग के उपचार में, मासिक धर्म को सही रखने में। अब यहाँ पर बात आती है मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है। तो जब मासिक धर्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि यह 28 दिन का साइकिल हुआ करता है, 28 दिन का साइकिल हुआ करता है। और कई बार कंफ्यूजन होता है कि यह मासिक धर्म आता कब है, क्योंकि आपको पता है कि मासिक धर्म आपके सही फर्टिलिटी का सूचक है। आप लोग देखते हैं कि जब मासिक धर्म धीरे धीरे आना बंद हो जाता है और जब प्रारंभ होता है तो उसके कई नाम हैं। मोनोपॉज स्टेज, जब धीरे धीरे आना बंद होता है तो महिला जो है मोनोपॉज स्टेज की तरफ पहुंचना प्रारंभ करती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि आना बंद हो जाता है, उसी को ही मोनोपॉज स्टेज कहा जाता है। तो अब मासिक धर्म के चक्र की 28 दिन की बात होती है, लेकिन 28 से 32 लिया जाता है और नॉर्मल यह होता है चाहे 28 दिन से आपका 2-4 दिन पहले, चाहे 2-4 दिन बाद, यानी कि मान लीजिए 24 से आपका 32 दिन के बीच में आ रहा है तो आप नॉर्मल हैं, आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं, हार्मोन दिक्कत, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो आपका साइकिल पूछा था विशेष रूप से, तो 28 से 32 मान के चलिए आपका PYQ है, तो वहाँ पे बीच का दिया था डेट, ना कि 28 ना का 32, बल्कि उसमें दे दिया था आपका 30, तो आपका हो जाएगा वहाँ पे 30, क्योंकि इसका जो साइकिल लिया जाता है 28 से 32 के बीच का लिया जाता है। और जब अंडा रिलीज होता है तब आपका मासिक धर्म नहीं आता है, बल्कि अंडा रिलीज होकर के आपको पता है कि इसकी आयु भी हुआ करती है, ये कितने समय तक जीवित रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, स्पर्म का भी क्वेश्चन बनता है। तो जब यहाँ पर वह आकर के फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है कि हमें स्पर्म मिल जाए और हम जाइगोट बना के फर्टिलाइज हो जाएं, जाइगोट बना लें और एक बच्चे का निर्माण करना प्रारंभ कर दें, लेकिन उसके इंतजार के बाद भी जब इसको स्पर्म से मुलाकात नहीं हो पाती है, उसके बाद जो है यह मासिक धर्म के रूप में जो आपका ब्लड, जो कि एक बच्चे के लिए ब्लड संग्रहित हो रहा था महीने भर कि अगर इस तरह से स्पर्म मिल रहा है, जाइगोट का निर्माण हो रहा है तो हम बच्चे का निर्माण करेंगे, वह जो ब्लड है उससे बच्चे के निर्माण में काम आएगा। और जब वह नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में आपका वही जो है मासिक धर्म के रूप में आपका ब्लड आपके शरीर से बाहर आ जाता है। तो चलिए, तो आपने देखा कि ये किसमें सहायक है, आपके मासिक धर्म को सही रखने में आपका सहायक है। आपके विटामिन B5, विटामिन B9 और विटामिन B12 की उपयोगिता को बढ़ाने में यह सहायक है, यानी कि उपयोगिता बढ़ाने में, यानी कि उसके अवशोषक में भी सहायक होगा और उसको उपयोगी व अच्छे से कार्य कर पाए इसके लिए भी आपका बायोटिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मांसपेशियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में भी इसकी बायोटिन की बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। इसके साथ ही जब हम इसकी कमी को देखते हैं, अभी तो अपने कार्य को देखा, तो जब हम कमी को देखते हैं कि त्वचा आपकी सूखी पड़ जाती है, त्वचा सूखी, इसके साथ चमकहीन, चमकहीन जब होगी और सूखी रहेगी तो जाहिर सी बात है इसकी ऊपरी परत झड़ने लगती है। तो चमकहीन होगी आपकी त्वचा, सूखी, चमकहीन, और उसके साथ ही साथ इसकी ऊपरी परत झड़ने लगती है। और इसके साथ ही जब इसकी और अधिक गंभीर मात्रा, यानी कि इसकी मात्रा, इसकी कमी जो लंबे समय तक होती है तो व्यक्ति को चक्कर आना भी प्रारंभ हो जाता है, व्यक्ति को चक्कर आने लगता है। मानसिक तनाव, व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से तनाव में रहता है, मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है। हाथ पैर की मांसपेशियों में दर्द, कम भूख का लगना आदि सारे लक्षणों को देखा जाता है। वहीं पर जब हम विशेष रूप से बात करते हैं बायोटिन की, तो बायोटिन की जब हम बात करते हैं तो आपका एक बीमारी आया करती है जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है, आपकी परीक्षा का भाग बनता है, SID, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ, यानी कि अचानक, इन्फेंट का मतलब ही होता है नवजात, यानी कि किसी नवजात की अचानक मृत्यु हो जाना, सडन इन्फेंट डेथ। सडन इन्फेंट डेथ नवजात है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि नवजात SID यानी कि बायोटिन की कमी से जो आपका SID हुआ करता है, कितने आयु वर्ग तक के बच्चे प्रभावित होते हैं। तो जब किसी बच्चे में बायोटिन की कमी हुआ करती है तो बालक मात्र सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के अंदर ही अंदर उसकी डेथ हो जाया करती है। और यह डेथ इतनी अचानक होती है कि उसकी जो माँ की, जो कि उसके बहुत ही करीब होती है, जो कि उसके हर एक एक्टिविटी को समझ पाती है, हर एक क्रियाविधि को समझ पाती है कि बच्चा कहना क्या चाहता है, इससे इतनी परिचित होती है। अगर बच्चा रो रहा है, अगर बच्चा मुंह बना रहा है, तब भी माँ समझ जाती है कि बच्चा हमारा कहना क्या चाह रहा है। लेकिन उस बच्चे की इतनी अचानक डेथ हो जाती है कि माँ को भी नहीं पता चल पाता है कि हमारा बच्चा बीमार है, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ है। ऐसी सारी समस्याओं को देखने को मिलता है। इसी कारण से इसे कई नामों से जाना जाता है। यदि देखते हैं, और यहाँ से जो मुख्य रूप से बनता है आपका SID का फुल फॉर्म हो जाता है। SID के फुल फॉर्म की बात करें तो सडन इन्फेंट डेथ होता है। और यह कितने उम्र के बच्चे से मर जाते हैं, यानी कि 1 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि 1 वर्ष से पहले बच्चे मर जाया करते हैं, उनकी डेथ हो जाया करती है। अब देखिए, इनकी बच्चों की मृत्यु इतनी अचानक होती है कि जिसके कारण इसे पालने में मृत्यु, चारपाई पे मृत्यु, गोद में मृत्यु, बिस्तर पे मृत्यु आदि नामों से जाना जाता है। पालने में मृत्यु, चारपाई पे मृत्यु, गोद में मृत्यु, बिस्तर पे मृत्यु आदि नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें कच्चा अंडे की बात करें तो आपको पता है कि जो कच्चे अंडे की हम बात करें तो कच्चे अंडे में आपके 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। एक आपका हो गया एविडिन। आपका एविडिन नाम का एक प्रोटीन है। एविडिन नाम के प्रोटीन के कारण आपके जो अंडे में पाया जाने वाला विटामिन B7 यानी कि बायोटिन हुआ करता है, यह इसका अवशोषण ही नहीं होने देता, इसका अवशोषण ही नहीं होने देता है जब आपके एविडिन की उपस्थिति हुआ करती है। लेकिन अंडे में तो दोनों उपस्थित होता है, लेकिन इसके एविडिन की खास बात यह है कि जब यह ताप को पाता है, उष्मा को पाता है, तो यह निष्क्रिय हो जाता है। यह निष्क्रिय हो जाता है। जब निष्क्रिय हो जाता है तब कोई भी व्यक्ति उसे सेवन करता है तो उसका शरीर उस बायोटिन को अवशोषित कर लेता है। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक कच्चे अंडे का सेवन करता है, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं अंडे को तोड़ते हैं और उसको जो है दूध में डाल करके या उस तरह से पी लेते हैं, कहते हैं ताकत आती है। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलता है। अब क्या होता है क्या नहीं हमें तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा सुनता हूँ, देखता हूँ। तो जब लंबे समय तक उसका सेवन करते हैं तो उनके शरीर में बायोटिन का अवशोषण नहीं हो पाता है, यानी कि उनके शरीर को हमेशा जो बायोटिन का अभाव बना रहता है। अभाव क्यों बना रहता है? क्योंकि जो कच्चे अंडे का सेवन कर रहे हैं उस कच्चे अंडे में एक एविडिन नाम का प्रोटीन है जो कि आपके बायोटिन का अवशोषण होने ही नहीं दे रहा है। कहता है जब तक हम हैं तब तक हम जो है इन्हें अवशोषित ही नहीं होने देंगे। आप कितना भी खा पी लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। तो यह कैसे समाप्त होगा? जब अंडे को हम गर्म करते हैं, इसको उबाल देते हैं और तब इसका सेवन करते हैं तो आपका जो एविडिन नाम का प्रोटीन है यह इसका नष्ट हो जाता है और आपका बायोटिन आपके शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो इतनी बात हो गई कच्चे अंडे को लेकर के। और यह आपसे बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसके कारण बायोटिन का अवशोषण नहीं हो पाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिए। वहीं पर
जब हम कृत्रिम दूध की बात करते हैं, अत्यधिक मदिरा पान की बात करते हैं, जब कृत्रिम दूध का हम लोग सेवन करते हैं और जो लोग अधिक मात्रा में मदिरा पान किया करते हैं, अधिक मात्रा में ड्रिंकर हुआ करते हैं, जो लोग ड्रिंकिंग किया करते हैं, तो उनमें देखा जाता है कि उनके आंतों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि बायोटिन के उत्पादन करता है। बायोटिन को उत्पादित करने वाले कीटाणुओं को मार देता है। जो ड्रिंकर हुआ करते हैं उनमें देखा जाता है, या जो लोग जो कृत्रिम दूध का सेवन करते हैं बराबर, उनमें देखा जाता है कि वो जो बैक्टीरिया थे जो कि बायोटिन का जो उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया थे आपके आंतों में, उसको समाप्त कर दें। जब बैक्टीरिया ही नहीं है जो उसका उत्पादन कर रहा था तो कहाँ से उत्पादन हो पाएगा। तो ये देखा जाता है दो समस्या है, एक तो जो मदिरा पान करते हैं, एक जो है आपके कृत्रिम दूध का बराबर सेवन करते हैं, उनमें भी ये समस्या देखी जाती है। अगर हम इसकी स्रोत की बात करें तो आपका सूखा ईस्ट, सोयाबीन का तेल, मूंगफली, अंडा, यकृत, दूध, पनीर आदि में यह पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाता है। अवशोषण की बात करें तो आपको पता है कि जो आपका छोटी आंत होती है पूर्ण पाचन के लिए जिम्मेदार होती है और इसका भी अवशोषण जो होता है आपकी छोटी आंत में हुआ करता है। संग्रह की बात करें तो आपको पता है कि आपके विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ करती हैं, इनका संग्रह हमारे शरीर में नहीं होता है, अर्थात ये हमारे शरीर से मल और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। अतः इससे दैनिक जीवन में हमें दिन प्रतिदिन के आहार में लेने की आवश्यकता हुआ करती है। तो चलिए इतनी बात हमारी रही बायोटिन को लेकर के। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपका एनीमिया हमने आपको कई बताया, लेकिन यहाँ पे 2-4 एनीमिया मैं आज आपको और बता दे रहा हूँ। और बताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग अगर एक जगह पा जाएं सारी की सारी एनीमिया को, तो यह हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है इसे समझना और चीज़ों को जानना। एनीमिया की बात करें तो आपका आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो आपका सिकल सेल एनीमिया में जो आपका आरबीसी हुआ करता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स हुआ करता है, इसका जो एनीमिया हुआ सिकल सेल एनीमिया हुआ करता है, इसमें जो आरबीसी का आकार हंसिए के आकार का हो जाता है। इसमें जो आरबीसी का आकार हंसिए के आकार का हो जाता है। आपका हंसिया इस प्रकार से, ना कि इस तरह से पूरा, मैं तो देखा नहीं हूँ, पढ़ा ही सिर्फ हूँ, हंसिए के आकार का हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में। और सुन लीजिए, सिकल सेल एनीमिया हो गया और वहीं पर आता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया की बात करें तो आपको पता है कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया इसमें होता क्या है कि जो आपका आरबीसी है, माइक्रो का मतलब छोटा, आरबीसी का आकार बहुत छोटा हो जाता है और इसी स्थिति को ही माइक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। वहीं आपकी जो तीसरी एनीमिया की बात आती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि विटामिन B9 की कमी से हुआ करता है और माइक्रोसाइटिक आपका B6 की कमी से होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की जब बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि आरबीसी का आकार अनियमित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इनकी संख्या कम हो जाती है, ये आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। वहीं पर अगली एनीमिया की बात करते हैं तो आपका नाम आता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया जो कि आपके विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन की कमी से होता है और इसमें आपका तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, यानी कि झुंझुनाहट, किसी अंग का शून्य होना आदि को देखा जाता है। इसमें भी जो आरबीसी का आकार अनियमित हो जाया करता है और उसका जो है केंद्रक जो है बड़ा हो जाता है आपके पर्नीशियस एनीमिया में। वहीं पर आपका 1-2 एनीमिया और है। एक आपका एनीमिया है आपका हीमोसाइटिक एनीमिया। हीमोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, हीमोसाइटिक एनीमिया में आपका जो आरबीसी हुआ करता है यह समय से पहले परिपक्व होता है। हीमोसाइटिक एनीमिया में आपका जो आरबीसी हुआ करता है यह समय से पहले परिपक्व होता है, यानी कि समय से पहले बनना और टूट जाना, समय से पहले परिपक्व होना और समय से पहले ही घटित हो जाना, ये आपका है कौन सा है आपका हीमोसाइटिक एनीमिया है। वहीं पर आपके एक एनीमिया की बात और आती है हाइपोप्रोथाम्बिन एनीमिया। हाइपोप्रोथाम्बिन एनीमिया की बात करें तो हाइपोप्रोथाम्बिन की बात करें तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रोथाम्बिन जब आप लोग ब्लड को पढ़ते हैं, विटामिन के को पढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग और आपने देखा कि वहाँ पे जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि प्लेटलेट्स के विघटन से मिला था और उसके साथ जब प्रोथ्रोम्बिन मिलता था तो थ्रोम्बिन का निर्माण होता था। जो थ्रोम्बिन हिपेरिन को निष्क्रिय कर देता था, जब हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता था तो वहाँ पे आपने देखा कि फाइब्रिन
मिलता था तो फिर जो वहाँ से जो अपने फाइब्रिन का निर्माण होता था जो कि जाल बना करके ब्लड का क्लॉटिंग करता था। लेकिन जब यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन की बात करते हैं जो आपके यकृत से निकलने वाला एक ही एंजाइम है, यकृत से निकलने वाला एक एंजाइम है, और ये आपके एनीमिया है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिन एनीमिया। हाइपो का मतलब ही होता है कम। जब इसी एंजाइम की मात्रा कम हो जाया करती है, जब इसी एंजाइम की मात्रा कम हो जाया करती है जो कि आपके यकृत से मिल रहा है, तो इसी घटना को ही हाइपोप्रोथ्रोम्बिन एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।